हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एडी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी बेसिक कोर्सेज हैं उसका एक ओवरव्यू देखेंगे शुरुआत के 5 to 10 मिनट्स में। और ओवरव्यू के बाद हम कुछ देखेंगे जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के फंडामेंटल कंसेप्ट्स क्या हैं, बेसिक कोर्स जैसे थर्मोडायनेमिक्स के फंडामेंटल कंसेप्ट्स क्या हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ जैसे फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम शुरू करते हैं। देखो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं, पहले हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो हम कोर्स पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग बच्चों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक कोर्स क्या है आपका, बेसिक कोर्स क्या है जिस पे आपका बेस बनेगा, जो आपके फंडामेंटल कोर्स हैं। सबसे पहला है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आपने सुना होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉम के नाम से जाना था, और कहीं कहीं क्या कहते हैं, सॉलिड मैकेनिक्स भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड आपका क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कोर्स ऐसा है जिसका हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है और हर टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आता रहता है, ना पहले कभी चूका है ना आगे चूकेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स दो टाइप की होती है बच्चों, एक होती है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स जिसमें डेंसिटी क्या होगी हमारी फ्लूइड की, कांस्टेंट। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स वो होती है जिसमें डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होती है हमारी, कांस्टेंट। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या रहेगी, कांस्टेंट। एक होती है कंप्रेसिबल मैकेनिक्स। कंप्रेसिबल मैकेनिक्स में डेंसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं होती है, डेंसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। यानी कि कंप्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिकली क्या है, एयर है, जैसे एयर को आप कंप्रेस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि उसका मैक नंबर ज़्यादा है। वाटर को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, वाटर इज एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। व्हाई? बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज कांस्टेंट एट पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्लियर? तो ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कंपटीशन में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, इससे सवाल बहुत आते हैं। फिर ये प्री रिक्विजिट है किसका, ये आपका प्री रिक्विजिट है हाइड्रोलिक मशीन्स का। पावर प्लांट में, जैसे पावर प्लांट दो टाइप का हमारा, एक है स्टीम पावर प्लांट और एक है आपका हाइड्रोलिक पावर प्लांट। हाइड्रोलिक पावर प्लांट का जो प्री रिक्विजिट है वो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। कौन सी? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स। क्योंकि आप इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक में आप जो स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हो वो होता है वाटर, और हाइड्रोलिक माने भी क्या होता है, वाटर। तो हाइड्रोलिक पावर प्लांट में भी वाटर है और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स में भी स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर है, इसीलिए दोनों इंटरलिंक्ड हो जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए जी, थर्ड है आपका थर्मोडायनेमिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सेलेक्टिव क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि परोस के रख देना, ये उस टाइप की चीजें हैं। थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स 3 लॉ में थर्मोडायनेमिक्स फिनिश हो जाती है। फर्स्ट है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो क्या बताता है, टेम्परेचर। सेकेंड है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो क्या बताता है, इंटरनल एनर्जी। और आपका जो थर्ड है जिसे हम कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो बताता है एंट्रोपी। ये जो मैंने आपको अभी बोला है यही सवाल है, पेपर में सीधे यही आते हैं जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में, कि फर्स्ट लॉ क्या बताता है, क्या बताता है, इंटरनल एनर्जी। डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, इनके एडवांस कोर्स ये तो बेसिक हो गए, और मैं बता दूं ये जितने भी हमने यहाँ पर लिखे हैं ना, ये 80 to 90%
80 to 90% क्वेश्चन जो होगा वो यहीं से आएगा। 80 to 90% कॉम्पिटिशन का जो क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा, इन तीन से। क्लियर है? चलिए जी, अब देखो फ्लूइड मैकेनिक्स अगर आपकी अच्छी हो जाती है तो आपकी हाइड्रोलिक पावर प्लांट भी अच्छा हो जाता है। ऐसे ही मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसे हम कहते हैं सॉलिड मैकेनिक्स, अगर ये भी आपकी अच्छी हो जाती है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मॉस, अगर ये आपकी अच्छी हो जाती है तो आप मशीन डिजाइन में बहुत अच्छे हो जाते हैं। राइट? मशीन डिजाइन में हम क्या देखो, मशीन डिजाइन में डिजाइन कैसे करते हैं, हम सॉम की इक्वेशन को यूज करते हैं। और सॉम की इक्वेशन हमें कैसे मालूम होगी, जब हम इस कोर्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को। राइट? फ्लूइड मैकेनिक्स भी क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स जो है अगर आपकी अच्छी हो गई तो हाइड्रोलिक पावर प्लांट आपका अच्छा हो जाए। थर्मोडायनेमिक्स अच्छी हो गई तो थर्मोडायनेमिक्स से क्या क्या जुड़ा है, थर्मोडायनेमिक्स से जुड़ा है कि हीट एंड मास ट्रांसफर, हीट एंड मास ट्रांसफर। दूसरा क्या है, आर ए सी, आर ए सी। तीसरा क्या है, आईसी इंजन, आईसी इंजन। इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आईसी इंजन के। ठीक है, सबसे कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो हमारा जो मेन फोकस होगा शुरुआत में होगा इन तीन बेसिक कोर्स पे, शुरुआत में होगा इन तीन बेसिक कोर्स पे। हम थोड़ा शुरू करते हैं। देखो क्या है कि ये जो है आपका थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो ये फिर लेंदी हो जाता है कोर्स। और चूंकि क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमें छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो मैं अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेस से शुरू करूंगा सीधे। ठीक है, थोड़ा सा आपको फोर्सेस के बारे में बताऊंगा, फोर्सेस क्या है। ठीक है, फिर सीधे हम स्ट्रेस से शुरू करेंगे, फिर स्ट्रेस क्या इफेक्ट करता है बॉडी में। ठीक है, स्ट्रेस कैसे जनरेट होता है, स्ट्रेस को अप्लाई नहीं कर सकते, वो जनरेट होता है। स्ट्रेस कैसे जनरेट होता है, ठीक है, स्ट्रेन क्या है, ठीक है, फिर बॉडी में स्ट्रेन कितने टाइप का होता है, ये सारी बातें आज हम फटाफट डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं, आ जाइए, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्सेस की। फोर्स क्या है, ठीक, फोर्स। देखो बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो फोर्स को डिफाइन किया गया है वो दो टाइप का है। फोर्स वैसे बहुत तरीके के होते हैं, बॉडी फोर्स होता है, ठीक है, तो फोर्स काफ़ी तरीके के हैं, लेकिन जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्स डिफाइन किए गए हैं वो हमने समझना है। तो वो फोर्स क्या है, दो टाइप का है। सबसे पहला है आपका एक्सटर्नल फोर्स, सबसे पहला है आपका एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जो बाहर से लगता है किसी भी बॉडी में। जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल में मैंने एक फोर्स लगाया, पॉइंट लोड, ये फोर्स है, ये मुझे दिख रहा है लगता हुआ, तो ये आपकी नेकेड आई से दिखाई देगा आपको। ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं, आपको सेंस लगेगा कि हाँ चलो फोर्स लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोड के नाम से जानते हैं। किसी ने पूछा लोड और फोर्स में क्या डिफरेंस है, लोड फोर्स का टाइप है, कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो हम पूरा डिजाइन में जो भी फोर्स कहते हैं उसको फोर्स के नाम से नहीं कहते, हम कहते हैं लोड कितना लगा हुआ है। ठीक है, लोडिंग क्या है। अच्छा, सेकंड है आपका यहाँ पे, सेकंड है इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स, अब इंटरनल फोर्स क्या है, देखो इंटरनल फोर्स है जो सीधी सी बात है अंदर होगा, तो ये आंखों से नहीं दिखेगा। लेकिन समझने की बात यह है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होगा। बॉडी में अगर कोई मूवमेंट नहीं होगा तो कोई भी इंटरनल फोर्स जनरेट नहीं हो सकता। तो इसीलिए इंटरनल फोर्स क्या है, इंटरनल फोर्स जो है वो इफेक्ट है एक्सटर्नल फोर्स का, यानी कि लोड का। लोड कॉज है, लोड कॉज है, और इफेक्ट क्या है, इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स कहलाता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में स्ट्रेस। क्या कहलाता है, इंटरनल फोर्स कहलाता है आपका स्ट्रेस। ठीक है, इंटरनल फोर्स कहलाता है स्ट्रेस। तो सबसे पहले हमें इसको समझना है। ठीक है, सबसे पहले हमें इसको समझना है कि लोड क्या है। सबसे पहले हमें किसे समझना है
कि लोड क्या है। तो टाइप्स ऑफ लोडिंग आपकी पहली हेडिंग हो जाएगी, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ लोड। ठीक है, देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बच्चों हमारे पास जो लोड है वो 3 तरीके का है, बटा हुआ है। एक है टाइम के रिस्पेक्ट में, दूसरा है आपका क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में कि क्रॉस सेक्शन पे किस तरह से लग रहा है वो, और तीसरा है एरिया के रिस्पेक्ट में कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो एरिया के रिस्पेक्ट में है। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ लोड अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसको हम लिखेंगे और मैं इसको एक्सप्लेन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। देखो सबसे पहला होता है विद रिस्पेक्ट टू WRT, लिखेंगे WRT विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यहाँ पर 2 टाइप का लोड होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम में। एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। डायनामिक। और बच्चों स्टैटिक जो लोड है वो भी 2 टाइप का है। एक है आपका पास डेड लोड, डेड लोड, और दूसरा है आपका ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो फोर्स है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सारे फोर्स ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसको भी हमें समझना है कि ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड फोर्स होता क्या है, ठीक है, या लोड होता क्या है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, डायनेमिक लोड भी बच्चों 2 टाइप का है। डायनेमिक लोड आपका 2 टाइप का है, यहाँ लिख देते हैं। डायनेमिक लोड है जैसे आपका पहला वो है आपका इम्पैक्ट लोड। क्या है? इम्पैक्ट लोड। थोड़ी सी जगह बनाते हैं, 1 सेकेंड। थोड़ी सी जगह बनाते हैं, है ना, इसकी जगह बनाते हैं। स्टैटिक लोड मैंने लिखवा दिए, ठीक है। देखिए स्टैटिक लोड में हमने बताया ना 2 हैं, कौन कौन से हैं? एक डेड है और एक ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है। डेड, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ग्रेजुअली अप्लाइड। डायनेमिक लोड भी 2 टाइप का है। डायनेमिक लोड क्या है? देखो एक है इम्पैक्ट लोड, इम्पैक्ट लोड। दूसरा है फटीग लोड। इससे सवाल बहुत आते हैं। दूसरा है फटीग लोड, फटीग लोड इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल लोडिंग होती है। शाफ्ट का जो डिज़ाइन है वो फटीग लोड पे किया जाता है। शाफ्ट का जो डिज़ाइन है वो किस पे किया जाएगा? वो किया जाएगा फटीग लोड पे। क्लियर है? चलिए जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरा टाइप आता है विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन। विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये भी लोड जो होता है वो होता है 2 टाइप का, ठीक है। ये भी लोड जो है वो है 2 टाइप का। पहला क्या है? पहला है आपका, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए जी, पहला आपका लोड है नॉर्मल लोड, नॉर्मल, और दूसरा है शेयर। ये भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। दूसरा क्या है? दूसरा शेयर है। नॉर्मल लोड जो है वो भी बच्चों 2 टाइप का है, ठीक है। एक है आपका एक्सियल लोड और एक है एसेंट्रिक एक्सियल लोड। एसेंट्रिक माने क्या होता है? ऑफसेट। एसेंट्रिक माने होता है ऑफसेट, लाइन ऑफ एक्शन से ऑफसेट हो गया। एसेंट्रिक एक्सियल लोड, एसेंट्रिक एक्सियल लोड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान से रखेंगे। क्या? ये जो है ये क्रिएट करता है बेंडिंग मूवमेंट।
पूरा लिखेंगे। ये जो क्रिएट करता है, ये क्रिएट करता है बेंडिंग मोमेंट, यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस इस लोड से जनरेट होगी। बेंडिंग स्ट्रेस का कारण क्या है, कॉज क्या है, एसेंट्रिक एक्सियल लोड, समझेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सियल लोड है ये दो टाइप का है, आप जो पढ़ते आ रहे हो, डिप्लोमा में पढ़ा आपने, टेंसाइल और कंप्रेसिव, दोनों हमारे एक्सियल लोड है, ठीक है। चलिए जी, अब देखो शेयर लोड क्या है। शेयर लोड भी आप, ये क्या था, नॉर्मल लोड। शेयर लोड भी आपका दो टाइप का है बच्चों, एक है डायरेक्ट शेयर, बात करेंगे डायरेक्ट शेयर होता क्या है, और ये है आपका एसेंट्रिक ट्रांसफर शेयर लोड। एसेंट्रिक, ये भी एसेंट्रिक है, एसेंट्रिक ट्रांसफर्स shear लोड, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या काम करता है, ये क्या काम करेगा, ये आपकी टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस को क्रिएट करेगा। टॉर्शनल शेयर शेयर स्ट्रेस को जनरेट करेगा। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से समझना, नॉर्मल लोड जो है, जिसमें नॉर्मल लोड की कैटेगरी में एक्सियल लोड आता है, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव, दो वो लोड, एक आपका एसेंट्रिक ट्रांसफर और एक आपका एसेंट्रिक एक्सियल लोड, जो बेंडिंग स्ट्रेस क्रिएट करता है। ये चार ही लोड हैं जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारी सारी स्ट्रेसेस जनरेट होगी। आपको ये चार लोड से जो स्ट्रेस जनरेट होती है वो कैसे डिराइव की जाती है वो समझना है, बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे मैं नहीं जाऊंगा, ये एसएफडी बीएमडी में होता है विद रिस्पेक्ट टू एरिया, इसमें हम नहीं बात करेंगे, ये तो वहीं बात कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एरिया। ये एसएफडी बीएमडी का पार्ट है, इसमें हम अभी बात नहीं करेंगे, क्लियर है, इसमें हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है आपका जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है, ठीक है। ये है हमारा विद रिस्पेक्ट टू एरिया। इसमें आपके तीन लोड आते हैं, पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल, पढ़ते हैं ना हम, देखो है ना, हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्या, देखो क्या हुआ, अच्छा, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर तीन होते हैं हमारे, एक होता है हमारा पॉइंट लोड, एक होता है आपका यूडीएल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एक होता है यूवीएल, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, क्लियर है। चलिए जी, आ जाइए। देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, अब हमें क्या बात करनी है, अब हम क्रैश कोर्स, जैसे हम पता है कि हम यहाँ पर क्रैश कोर्स के लिए हैं, तो इतनी डिटेल में नहीं जाना। अब मैं आपको टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ। देखो स्ट्रेस सबसे पहले पूछेंगे कि क्या जो नॉर्मल फोर्स है, जो टेंसाइल फोर्स आ रहा था और जो एक्सियल जो टेंसाइल फोर्स आ रहा था, जो कंप्रेसिव फोर्स आ रहा था, वो जो दो फोर्स हैं वो क्या काम करते हैं, वो कौन सी स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस, शॉर्ट में देखो, शॉर्ट में करेंगे। टेंसाइल स्ट्रेस किसकी वजह से जनरेट होगी, ड्यू टू टेंसाइल लोड, टेंसाइल लोड क्या होगा, एक ऐसा लोड जो लाइन ऑफ एक्शन से पास हो, ध्यान से समझेंगे, सेंट्रोइडल एक्सिस से पास हो, यानी कि एक्सियल डायरेक्शन से। ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये हमारी होती है एक्सियल, एक सेकेंड, ये होती है हमारी एक्सियल डायरेक्शन, या एक्सियल एक्सिस भी कहते हैं, एक्सियल डायरेक्शन, ठीक है। एक्सियल डायरेक्शन पे लगा हुआ जो लोड होता है, और उसकी खास बात क्या होती है कि क्रॉस सेक्शन एरिया से
दूर जाएगा, अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन एरिया। ये है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, या इसको हम ये कह सकते हैं, ये क्या है हमारा क्रॉस सेक्शन प्लेन। क्रॉस सेक्शन प्लेन, क्रॉस सेक्शन प्लेन से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। क्रॉस सेक्शन प्लेन से एक्सियल डायरेक्शन में लगा हुआ फोर्स, क्रॉस सेक्शन प्लेन से एक्सियल डायरेक्शन में लगा हुआ फोर्स जो क्रॉस सेक्शन से दूर जाएगा उसको कहते हैं हम, ये जो पी फोर्स है क्या है, टेंसाइल फोर्स है। टेंसाइल फोर्स, क्लियर है, समझ में आ गई बात। टेंसाइल फोर्स क्या क्रिएट करेगा, टेंसाइल स्ट्रेस। अब टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस को समझने में क्या है, देखो टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बॉडी का। स्ट्रेस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा कि ड्यू टू टेंसाइल लोड इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी जनरेटेड इन दैट बॉडी, राइट। तो लिखेंगे ये क्या है, हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंटरनल रेजिस्टेंस इन बॉडी ड्यू टू internal resistance in body due to tensile load या टेंसाइल फोर्स, ये भी कह सकते हो आप। ये होती है हमारी टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला है, देखो टेंसाइल स्ट्रेस होती है सिग्मा टी इज इक्वल टू फोर्स कौन सा, पी डिवाइड बाय एरिया। एरिया कौन सा होगा, ये एरिया होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि ये एरिया जो है ये होगा हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया। ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्या है ये एरिया जो होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया। ये फोर्स है। अब देखो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आता क्या है, सीधे सीधे देखो यूनिट का ध्यान रखना है। यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या है हमारी, है ना, जैसे यूनिट की बात करें यहाँ फोर्स क्या है, देखो फोर्स हमेशा लेंगे, याद रखना पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का फंडा बता रहा हूँ, फोर्स हमेशा न्यूटन में लेना है। फोर्स जो है वो हमेशा न्यूटन में रखना है, क्लियर हो गई बात। एरिया जो है वो हमेशा mm स्क्वायर में रखना है, याद रखना एरिया हमेशा mm स्क्वायर में रखना है। तो ये जो स्ट्रेस आएगी आपके पास ये हमेशा आएगी न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसको कहते हैं मेगा पास्कल। ये आप बात दिमाग में छाप लोगे अपनी, क्योंकि सारी स्ट्रेस के जो हमारी यूनिट है, जितने भी आंसर हमने करे हैं अभी तक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, सब मेगा पास्कल में है। तो मेगा पास्कल में देखो क्या होता है कि जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो उसने किलो न्यूटन में फोर्स दिया होगा, मीटर में डायमेंशन दी होगी, तो आप क्या काम करोगे, किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करोगे, मीटर को mm में चेंज करोगे। फिर आप ये टेंशन नहीं लोगे कि स्ट्रेस की क्या यूनिट आएगी, स्ट्रेस की यूनिट आएगी मेगा पास्कल हमेशा। ये स्टैंडर्ड तरीका होता है, फोर्स न्यूटन में लेना है, डायमेंशन mm स्क्वायर में, यानी एरिया mm स्क्वायर में आना है, तो स्ट्रेस ऑलरेडी कैलकुलेट होके आएगा मेगा पास्कल में। समझ में आ रही बात, स्ट्रेस जो है ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाएगी मेगा पास्कल में। चलिए जी, अब देखो ये तो हो गई हमारी टेंसाइल स्ट्रेस, कौन सी है, कौन सी कैटेगरी है, एक्सियल लोडिंग की वजह से आ रही है। अब देखो अब समझते हैं आगे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या होगी, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या होगी, जो कॉम्प्रेसिव लोड की वजह से आएगी उसी को हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। अब कॉम्प्रेसिव लोड क्या होता है, देखो ये किसकी वजह से आएगी, ड्यू टू कॉम्प्रेसिव लोड। कॉम्प्रेसिव लोड किसका टाइप है, एक्सियल लोड का, यानी कि लग रही होगी एक्सियल डायरेक्शन में, लग रही होगी एक्सियल डायरेक्शन में। एक बॉडी है जिसको हमने फिक्स किया हुआ एक एंड से, ठीक है भैया, ये मेरी एक्सियल डायरेक्शन है जो इसकी एक्सिस से पास होगी, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहते हैं इसको, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, लाइन ऑफ एक्शन जो रहेगा वो एक्सियल डायरेक्शन में रहना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन जो होगा एक्सियल डायरेक्शन में होना चाहिए। एक्सियल डायरेक्शन ये है,
लेकिन लाइन ऑफ एक्शन जो होगा वो रहेगा टुवार्ड्स द क्रॉस सेक्शन प्लेन. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स विल बी टुवार्ड्स द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी. तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा क्रॉस सेक्शन. तो क्रॉस सेक्शन पे फोर्स की डायरेक्शन, क्रॉस सेक्शन पे फोर्स की डायरेक्शन किसकी तरफ होगी, टुवार्ड्स द प्लेन, टुवार्ड्स द क्रॉस सेक्शन प्लेन. अगर ऐसा कोई फोर्स है, उस फोर्स को हम कहते हैं कॉम्प्रेसिव फोर्स. उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्रेसिव फोर्स. समझ में आ गया. चलिए, अब हमने कहा कि कॉम्प्रेसिव फोर्स की वजह से क्या क्रिएट होगी, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस. कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस. तो ये क्या आएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस in body due to compressive load, internal resistance due to compressive load. इंपॉर्टेंट है इंटरनल रेजिस्टेंस. क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है. देखो जैसे हमने कहा कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा सी कितना होगा, ये भी होगा हमारा फोर्स अपॉन एरिया, ये भी होगा हमारा फोर्स अपॉन एरिया. इंपॉर्टेंट है, ये भी होगा हमारा फोर्स अपॉन एरिया. यहां पे जो फोर्स होगा P, ये कौन सा फोर्स होगा, कॉम्प्रेसिव फोर्स. कौन सा होगा, कॉम्प्रेसिव फोर्स. यूनिट क्या लेंगे फोर्स की, न्यूटन में. फोर्स की यूनिट क्या लेंगे, न्यूटन में. एरिया क्या है, एरिया है आपका क्रॉस सेक्शन प्लेन एरिया, क्रॉस सेक्शन प्लेन एरिया. ठीक है, यूनिट क्या लेंगे एरिया की, mm स्क्वायर में. ध्यान रखेंगे किसमें, mm स्क्वायर में. तो यहां से जो सिग्मा सी है ये कितना आ जाएगा, सिग्मा सी की जो यूनिट है वो कितनी आ जाएगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर, और वी कैन से दैट मेगा पास्कल. नेचर क्या होगा, नेचर क्या होगा, कॉम्प्रेसिव. नेचर क्या होगा, कॉम्प्रेसिव नेचर. अब दिखाने के दो तरीके हैं, देखो बच्चों ध्यान से समझना. चूंकि ये जा रहा है टुवार्ड्स द क्रॉस सेक्शन प्लेन, तो इस फोर्स को दिखाने के दो तरीके होते हैं. या तो मैं P को लिखूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिखना है. यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को. यहाँ पे दिखाने के कितने तरीके, देखो अगर मैं P को कहता हूं, एक तरीका यह है कि मैंने P को लिखा कॉम्प्रेसिव फोर्स, P को मैंने लिखा कॉम्प्रेसिव फोर्स, तो यहां पे साइन को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ा होगा आपने डिप्लोमा में. टेंसाइल फोर्स को क्या मानते हैं, पॉजिटिव फोर्स. कंप्रेसिव फोर्स को क्या मानते हैं, नेगेटिव फोर्स. लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं कॉम्प्रेसिव फोर्स, तब मैं सीधे P लिखूंगा इसको. अभी एग्जांपल देके समझेंगे. लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि ये कॉम्प्रेसिव फोर्स है, अगर मैं इसको साइन के साथ लिख रहा हूं तो साइन के साथ होता है हमेशा नेगेटिव, साइन के साथ होगा हमेशा नेगेटिव. समझ में आ रही है बात, साइन के साथ हमेशा नेगेटिव, फिर हम लिखेंगे नहीं उसके आगे कॉम्प्रेसिव फोर्स है. वो अंडरस्टूड है कि अगर हमने नेगेटिव साइन यहां पर डिनोट किया है तो वो कॉम्प्रेसिव फोर्स ही है. क्लियर है बात, ये बात क्लियर है. देखो अब क्या चक्कर है, देखो इसमें हमने दो टाइप की स्ट्रेस पढ़ी, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस. ठीक है, इससे क्वेश्चन क्या आएगा, देखो तो यहां पर एक नोट करके लिखेंगे. पहले नोट पॉइंट है, देखो एक नोट पॉइंट आएगा यहां पे, क्या कि अगर मैं P फोर्स पॉजिटिव लिख रहा हूं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यह है टेंसाइल फोर्स, यह है टेंसाइल फोर्स. समझ में आ गई बात. और अगर मैं लिख रहा हूं P को ये नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, यह है हमारा कॉम्प्रेसिव फोर्स. अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, उस क्वेश्चन में हम क्लियर कर देंगे कि कब ये लिखना है और कब साइन के साथ रखना है. ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन देखते हैं. एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 1. ठीक है, जैसे एक बॉडी है. ठीक है, लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं होती. क्वेश्चन को जब भी आप करें तो अच्छे से पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट है.
जैसे मान लो आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पे एक फोर्स लगा हुआ है, इस बॉडी पे एक फोर्स लगा हुआ है P इस डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू दे रखी है 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, ठीक है, ये गिवन है। और ये जो क्रॉस सेक्शन प्लेन है, क्रॉस सेक्शन प्लेन, क्रॉस सेक्शन प्लेन, क्रॉस सेक्शन प्लेन समझते हो बच्चों? क्रॉस सेक्शन प्लेन का क्या मतलब है? देखो कुछ कुछ बच्चे नहीं पकड़ पाते इसको कि सर ने कैसे बना दिया क्रॉस सेक्शन प्लेन। इसको 3 डायमेंशन में देख लो तब दिखाई देगा। ये होता है हमारा क्रॉस सेक्शन प्लेन। हमारा क्रॉस सेक्शन प्लेन क्या है? ये है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन प्लेन है, इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इसको हम कहेंगे क्रॉस सेक्शन प्लेन। क्रॉस सेक्शन प्लेन, अब ये कौन सी फिगर है? ये 3 डायमेंशनल फिगर है। और ये कौन सी फिगर है? ये 2 डायमेंशनल फिगर है। तो इसीलिए यहां पर ये प्लेन दिखता नहीं है। क्लियर हो रही है बात? तो क्रॉस सेक्शन प्लेन ये है हमारा। अब देखो ध्यान से समझेंगे, क्रॉस सेक्शन प्लेन हमारा ये है, देखो अब यहां पर ये क्रॉस सेक्शन प्लेन का एरिया गिवन है आपको, कि ये क्रॉस सेक्शन प्लेन का क्या है? एरिया गिवन है आपको। एरिया ए दे रखा है, वो दे रखा है हमारा 50, एरिया दे रखा है हमें एरिया गिवन है 50 mm²। तो पूछ क्या रहा है? कह रहा है पहले पार्ट में फाइंड, पहला एक ही पार्ट होगा इसका, तो खैर फाइंड द टेंसाइल स्ट्रेस, फाइंड द टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस की यूनिट जो होगी कहेगा मेगा पास्कल में बताओ। तो आप करने का तरीका क्या है? देखो इसको, ये क्वेश्चन है आपके पास, करने का तरीका क्या है? सिंपल, जब कभी भी क्वेश्चन की शुरुआत करो तो क्या कहेंगे हम? कहेंगे गिवन। गिवन क्या दे रखा है? देखो सबसे पहले जो जो दी हुई है वैल्यू वो लिख लो। क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया आपको गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 50 mm²। चलो जी, ठीक है। टेंसाइल फोर्स भी गिवन है आपको, टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स P की वैल्यू, टेंसाइल फोर्स P की वैल्यू दी हुई है आपको, P की वैल्यू दी हुई है कितनी? 10 किलो न्यूटन। अब यहां पर स्ट्रेस किस में पूछी है? मेगा पास्कल में पूछी है। किस में पूछी है? मेगा पास्कल में। तरीका वही है, एज वी नो स्ट्रेस जो है हमारी टेंसाइल वो किसके बराबर है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कौन सा? क्रॉस सेक्शन एरिया। चलिए जी, P की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 किलो न्यूटन है। ये 10 किलो न्यूटन है, मैंने क्या बताया आपको? न्यूटन में रखना है। तो 10 × 10⁻³ ये हो गया हमारा न्यूटन, ये हो गया हमारा न्यूटन, डिवाइड बाय एरिया किस में रखते हैं हम? mm² में। तो एरिया कितना है हमारा? 50। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको हम क्या कर देंगे? 100 लिख दे देंगे और एक 100 और लिख देंगे, और यहाँ 50। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो कितना आ गया? 200 आ गया। कितना आ गया? 200 आ गया। तो मेरी जो स्ट्रेस आई वाई 200 मेगा पास्कल की, ऐसे आ गई मेगा पास्कल में, क्योंकि फोर्स क्या है? न्यूटन में है। फोर्स क्या है? न्यूटन में है। फोर्स है आपका न्यूटन में, और एरिया है mm² में, एरिया है mm² में। तो आपकी जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली कैलकुलेट होगी मेगा पास्कल में। आपको इसमें टेंशन नहीं लेनी कि यहाँ पर मेगा पास्कल पूछी है तो मेगा पास्कल यूनिट कैसे बनाए, न्यूटन दे रखा है, mm² दे रखा है, ठीक है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? अच्छा देखो ये कैसी है? टेंसाइल स्ट्रेस। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पे आप पॉजिटिव का, यहाँ पर इस जगह पे आप पॉजिटिव का साइन लिखो या ना लिखो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। पॉजिटिव का साइन हम लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, ठीक है। ऐसी एक क्वेश्चन बनाता है कॉम्प्रेसिव वाला, ठीक है, ऐसी एक क्वेश्चन बनाएंगे कॉम्प्रेसिव वाला। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है कि आपके पास एक बॉडी है, एक बॉडी है इस तरह से, ठीक है। आपके पास एक फोर्स दिया हुआ है आपको, P फोर्स, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको
15 किलो न्यूटन, 15 किलो न्यूटन, क्लियर है। और जो एरिया है ये क्रॉस सेक्शन एरिया प्लेन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, एरिया जो है यहाँ पे यहाँ लिख दे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन ये आपको दे रखा है आप 90 mm²। ये कितना दे रखा है 90 mm²। तो पूछ रहा है क्या, फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इन मेगा पास्कल, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जी, अब देखो सबसे पहले क्या काम करना है, जो जो आपको दी हुई है वैल्यूज वो आप नोट डाउन करेंगे, जो जो आपको वैल्यूज दिए वो आप नोट डाउन करेंगे। पहली वैल्यू क्या दी हुई है हमें, एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन कितना है 90 mm², 90 mm²। क्लियर हो गई बात। चलिए जी, आपको एक कॉम्प्रेसिव फोर्स दिया हुआ है, कॉम्प्रेसिव फोर्स, ये मैंने कैसे पता लगाया कि कॉम्प्रेसिव फोर्स दिया है, लाइन ऑफ एक्शन कहाँ है, अंदर की ओर। लाइन ऑफ एक्शन जब अंदर की है तो क्या कहेंगे हम इसे, कॉम्प्रेसिव फोर्स। एक बात और ध्यान रखना, अब यहाँ पे मैं जो बता रहा था वो पॉइंट यहाँ पे आएगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन उठाया है। कॉम्प्रेसिव फोर्स मैं कहता हूँ P मुझे दिया हुआ है 15 किलो न्यूटन। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अब यहाँ पर इसे लेंगे नेगेटिव, ये लिया जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव साइन डिनोट करता है कि ये नेचर क्या है इसका, कॉम्प्रेसिव, नेचर क्या है, कॉम्प्रेसिव। तो मुझे मालूम है क्या कि मेरी जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है सिग्मा सी, ये वैल्यू क्या है हमारा, P डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, P डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। ध्यान से समझेंगे, P की वैल्यू क्या दी हुई है, P की वैल्यू आपको दी हुई है 15 किलो न्यूटन, तो नेगेटिव के साथ रखेंगे, 15 किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करेंगे 10⁻³ न्यूटन, डिवाइड एरिया कितना दे रखा है 90 mm², एरिया हमें दिया है 90 mm²। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये जो यूनिट होगी ये क्या बनेगी, ये बनेगी मेगा पास्कल। ये क्या बनेगी, मेगा पास्कल। पूछी किस में थी, मेगा पास्कल में। तो ये रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो गई, ये रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो गई ना हमारी, अरे ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई हमारी। चलिए जी, अब देखो ध्यान से समझेंगे, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, अगली स्लाइड में लिखता है, ध्यान से समझेंगे। देखो सिग्मा सी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस थी, ये थी -15 × 10⁻³ हम क्या करते हैं एक जीरो और ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा 10⁻² डिवाइड बाय 90, डिवाइड बाय 90। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 से कटेगा 6 टाइम, ये कितना कटेगा 10 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5/3 -5/3। 5/3 की वैल्यू क्या होगी हमारी, 5/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1.66। 5/3 की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1.66 × 10⁻², और 10⁻² है तो ये कितना हो जाएगा -166 मेगा पास्कल। अब ध्यान से समझेंगे, अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस अगर मैं लिखता हूं -166 मेगा पास्कल, तो ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है कि ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है, ये अंडरस्टूड है ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है। क्यों, बिकॉज मैंने ये जो स्ट्रेस है वो साइन के साथ लिखी है। अब इसको दूसरा तरीका होता है देखो लिखने का, लिखने के अपने अपने तरीके हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब मैं थर्मल स्ट्रेस आपको पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ बड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको नेगेटिव में और लिखने में। लिख के अगर हम समझेंगे तो चीज़ें अच्छी समझ में आती है। साइन के साथ फिर नेगेटिव पॉजिटिव कर जाओगे, टेंसाइल को कॉम्प्रेसिव बना दोगे, कॉम्प्रेसिव को टेंसाइल बना दोगे, कंसेप्ट बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। तो दूसरा तरीका फॉलो करेंगे, जो मैं तरीका फॉलो करता हूँ, ये तरीका मैं फॉलो नहीं करता क्योंकि इसमें साइन है, इसमें साइन है तो प्रॉब्लम करेगा। तरीका क्या है, देखो लिखने का तरीका यह है कि मैं ऐसे लिखूंगा सिग्मा सी इक्वल्स 166 मेगा पास्कल और ब्रैकेट में इसके सामने लिखूंगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ये तरीका सबसे अच्छा है, ये तरीका आंसर जो है मैं वो ऐसे लिखूंगा, ये तरीका सबसे बेस्ट होता है कि ब्रैकेट में आप लिखो किस नेचर की है, और जब आपने लिखा है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस तो साइन नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, साइन नहीं आएगा फिर,
या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, सही तरीका होता है ये नीचे वाला, क्योंकि इसमें साइन इंट्रोड्यूस नहीं है इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। सीधे लिख दो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है लिखकर। समझ में आ रही है बात? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखो फोर्स जब लगेगा तो क्या करेगा बॉडी में वो, जब किसी भी बॉडी में हम फोर्स को अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, इफेक्ट क्रिएट करेगा। इफेक्ट वो क्या होगा, डिफॉर्मेशन। इफेक्ट क्या होगा, वो डिफॉर्मेशन। यानी कि यहां पर एक नोट पॉइंट आएगा, क्या क्या नोट पॉइंट आएगा कि अगर किसी भी बॉडी में अगर हम फोर्स लगाते हैं, किसी भी बॉडी में अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या क्रिएट करेगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट होगा डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन, उसका इफेक्ट होगा डिफॉर्मेशन। अब इस डिफॉर्मेशन को देखें, ये भी बहुत टाइप का होता है। वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन है, डिस्टॉर्शन होता है हमारा, उसमें डिफॉर्मेशन अलग होता है, लीनियर डिफॉर्मेशन अलग है, लेटरल डिफॉर्मेशन अलग है। तो ये जो डिफॉर्मेशन है इन केस ऑफ एक्सियल लोडिंग, इसको हम पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालेंगे डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन किसमें, एक्सियल लोड में। अब देखो एक्सियल लोड में डिफॉर्मेशन पढ़ने के तरीका क्या है। एक्सियल लोड कितने टाइप के हैं, एक्सियल लोड जो हम पढ़ रहे हैं वो कितने टाइप के हैं बच्चों, वो हैं दो टाइप के, एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव। एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव। तो हम जो डिफॉर्मेशन देखने जा रहे हैं अब, आइदर इन टेंसाइल और कंप्रेसिव। चलिए जी देखो डिफॉर्मेशन कैसे निकाल लेंगे एक्सियल लोड में। मैंने कहा कि मेरे पास एक बॉडी है, ठीक, उस पर मैंने एक टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है P, तो ये एक्सियल लोड है क्योंकि वो उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेगा ये बॉडी को डिफॉर्म करेगा। सपोज आपकी इनिशियल लेंथ क्या है, कैपिटल L, ठीक। क्या काम करने की कोशिश करेगा ये इसको डिफॉर्म करेगा, इसको डिफॉर्म करके यहाँ लेके आएगा इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें ये जो खिंचाव जिसे कहेंगे ना, ये क्या है, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है आपकी डेल्टा L, और ये जो डेल्टा L है इसे ही हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। ये जो डेल्टा L है इसे हम डिफॉर्मेशन कहते हैं, ध्यान समझेंगे। अब ये जो डिफॉर्मेशन हो रहा है कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, लीनियर डायरेक्शन में, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन है, लीनियर डायरेक्शन, ठीक है। इसको हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन भी कहते हैं। लीनियर डायरेक्शन में ये डिफॉर्मेशन होता है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, लीनियर डिफॉर्मेशन की, क्योंकि एंगुलर डिफॉर्मेशन भी होता है। हम बात कर रहे हैं लीनियर डिफॉर्मेशन की, किसकी वजह से, किसकी वजह से, ड्यू टू टेंसाइल लोड। किसकी वजह से, ड्यू टू टेंसाइल लोड, ड्यू टू टेंसाइल लोड। टेंसाइल लोड की वजह से आएगा लीनियर डिफॉर्मेशन। लीनियर डिफॉर्मेशन किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन भी कहते हैं। समझ में आ रही है बात? अब देखो इसको कैसे करते हैं, इसको करने का क्या तरीका होता है। अगर इस डिफॉर्मेशन को हमें निकालना है तो मुझे पता है कि एक लेंथ हो जाएगी मेरी ये, जिसे कहूँगा मैं फाइनल लेंथ LF, और एक लेंथ है मेरे पास ये, जिसे कहेंगे हम इनिशियल लेंथ LI। तो यहाँ पर क्या है, LF क्या है मेरी, ये है मेरी फाइनल लेंथ, ये क्या है मेरी फाइनल लेंथ, ठीक। ये क्या है मेरी फाइनल लेंथ। LI क्या है मेरी इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ कब है, क्या, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, और इनिशियल लेंथ क्या है, बिफोर अप्लाइंग फोर्स। तो ये आ जाएगी हमारी इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ, ये है हमारी इनिशियल लेंथ। अब देखो ये डेल्टा L क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, इनका डिफरेंस। तो लीनियर डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, लीनियर डिफॉर्मेशन, लीनियर डिफॉर्मेशन डेल्टा L इज इक्वल टू होगा फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, ठीक है। ये कैपिटल में लिखे हैं तो कैपिटल में लिखो, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, ये होगा आपका डिफॉर्मेशन, ठीक। अब देखो
अब कहानी इस पे आ जाती है, क्या कहता हूं मैं, इफ नोट करके लिखेंगे यहाँ पे, नोट पॉइंट होगा क्या, कि अगर आपका डेल्टा एल पॉजिटिव है, अगर आपका डेल्टा एल पॉजिटिव है, इसका मतलब वो बात कर रहा है टेंसाइल डिफॉर्मेशन की। डेल्टा अगर पॉजिटिव है तो बात क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है टेंसाइल डिफॉर्मेशन, यानी ये फोर्स कौन सा है उस पर, टेंसाइल फोर्स है। तो ये उससे फोर्स, उस फोर्स से जो डिफॉर्मेशन आ रहा है उसे हम कहेंगे टेंसाइल डिफॉर्मेशन। और अगर डेल्टा एल नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या है, फाइनल लेंथ कम है, इनिशियल लेंथ ज़्यादा है, तो लोड कौन सा है, कंप्रेसिव। लोड कौन सा है, कंप्रेसिव। तब हम कहेंगे क्या है ये, कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन है, कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन है। कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन कंप्रेसिव स्ट्रेस से आता है, कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन कंप्रेसिव लोड से आता है, स्ट्रेस से नहीं। कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन कंप्रेसिव लोड से आता है। जब आप लोड उल्टी डायरेक्शन में लगाओगे इस डायरेक्शन के, तो ये फाइनल लेंथ जो है वो कम हो जाएगी बढ़ने के बजाय, इसीलिए नेगेटिव आपको डेल्टा एल मिलेगा। यहाँ पर जो फाइनल लेंथ है वो लेस देन रहेगी इनिशियल लेंथ के, यहाँ पे जो फाइनल लेंथ है वो लेस देन रहेगी इनिशियल लेंथ के। समझ में आ रही है बच्चों बात, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। यहाँ पे जो फाइनल लेंथ है वो लेस देन रहेगी इनिशियल लेंथ के, यहाँ पे जो फाइनल लेंथ है वो ज़्यादा रहेगी इनिशियल लेंथ के। टेंसाइल लेंथ में क्या होगा, ये ज़्यादा रहेगी इनिशियल लेंथ के, ये ज़्यादा रहेगी इनिशियल लेंथ के। समझ में आ रही है बात। अब यहीं से आई है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन दो तरीके से यूज़ की जाती है, सॉरी स्ट्रेन दो तरीके से निकाली जाती है बच्चों। एक होती है थ्योरेटिकल स्ट्रेन और एक होती है प्रैक्टिकल स्ट्रेन। प्रैक्टिकल स्ट्रेन को मेज़र करना पड़ता है, उसमें हमें स्ट्रेन रोजेट्स यूज़ करने पड़ते हैं, और यहाँ हम थ्योरेटिकल स्ट्रेन निकालेंगे। तो यहाँ पर एक थ्योरेटिकल स्ट्रेन कैसे निकलती है, उसमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है जिसे इलास्टिक कांस्टेंट कहते हैं, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसका खेल अब यहाँ पे आएगा कि ये स्ट्रेन कैसे निकाले। क्या है स्ट्रेन, स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये निकलेगी कैसे, अब इन टर्म्स ऑफ फोर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, इन टर्म्स ऑफ फोर्स। इन टर्म्स ऑफ लेंथ आप निकाल सकते हो, इन टर्म्स ऑफ लेंथ आप निकाल सकते हो, पर इन टर्म्स ऑफ फोर्स को निकालने के लिए, इन टर्म्स ऑफ फोर्स में ये जो स्ट्रेन आ रही है, अगर इन टर्म्स ऑफ फोर्स में निकालोगे आप, तब आपको एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी जिसे कहते हैं इलास्टिक कांस्टेंट। तभी वहां पर टेंसाइल टेस्ट का एक सिग्निफिकेंस आया। क्यों व्हाई वी आर डूइंग अ टेंसाइल टेस्ट, क्या कंपल्सन है ऐसी कि हमें टेंसाइल टेस्ट करना पड़ रहा है, राइट। चलो ये टेंसाइल आपको डिफॉर्मेशन समझ में आया, कॉम्प्रेसिव डिफॉर्मेशन समझ में आया। कॉम्प्रेसिव डिफॉर्मेशन कब होगा, ड्यू टू कॉम्प्रेसिव फोर्स। टेंसाइल डिफॉर्मेशन कब होगा, ड्यू टू टेंसाइल फोर्स। अब इससे एक कॉन्सेप्ट आएगा टेंसाइल स्ट्रेन का और टेंसाइल स्ट्रेन का और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन का। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो टेंसाइल स्ट्रेन क्या है, टेंसाइल स्ट्रेन इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है, ये रेशो होता है स्ट्रेन की बच्चों, कोई यूनिट नहीं होती है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। नोट करके लिखवा दूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये क्या है, इट इज द रेशो ऑफ, इट इज द रेशो ऑफ change in length, change in length to the initial length, to the initial length। तो टेंसाइल स्ट्रेन क्या होगा, बेसिकली स्ट्रेन की डेफिनेशन है, टेंसाइल स्ट्रेन नहीं, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया है, टेंसाइल स्ट्रेन तो बाद में बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ टू द इनिशियल लेंथ। यानी कि लेंथ का रेशियो है तो क्या होगा, यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। लेंथ का रेशियो है तो क्या होगा, यूनिट लेंस क्वांटिटी होगी। तो क्या है हमारी स्ट्रेन, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ, change in length divided by initial length या original length।
इनिशियल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एल डिवाइड बाय डेल्टा एल आई, डेल्टा एल डिवाइड बाय डेल्टा एल आई। अब समझेंगे, यहाँ पे नोट करके लिखेंगे पॉइंट, नोट पॉइंट आएंगे यहाँ पे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सीधे सीधे, कि स्ट्रेन जो है चूंकि वो सेम क्वांटिटी का रेशियो है, लेंथ क्या है वो भी सेम क्वांटिटी है, चेंज इन लेंथ क्या है वो भी सेम क्वांटिटी है, और इनिशियल लेंथ क्या है वो भी सेम क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, डायमेंशन सेम है। तो जब कभी भी सेम डायमेंशन का रेशियो होता है तो उनकी यूनिट क्या होती है, डायमेंशनलेस। तो स्ट्रेन क्या है हमारी, यूनिट लेस क्वांटिटी है, याद रखेंगे यूनिट लेस क्वांटिटी है। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो, इफ डेल्टा एल इज पॉजिटिव, डेल्टा एल क्या है, लेंथ फाइनल माइनस लेंथ इनिशियल। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन को किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से। स्ट्रेन को डिनोट कराते हैं हम, स्ट्रेन को डिनोट कराते हैं या डिनोट करते हैं किससे, एप्सिलॉन से, ठीक है, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो अगर डेल्टा एल पॉजिटिव है यानी कि फाइनल लेंथ और इनिशियल लेंथ क्या होंगे हमारे, क्या होगा हमारा, यहाँ पर होगा फाइनल लेंथ और इनिशियल लेंथ जो होगी हमारी, ये होगी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, तब हम कहेंगे पॉजिटिव है। तो जो स्ट्रेन अब आएगी इसमें वो क्या होगी, टेंसाइल स्ट्रेन होगी। तो ये किसको डिनोट करेंगे हम, टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन सिग्मा टी से दिखाएंगे इसको, एप्सिलॉन टी, सिग्मा टी से नहीं, एप्सिलॉन टी, इसको दिखाएंगे एप्सिलॉन टी से। और वैल्यू क्या आएगी हमारी, डेल्टा एल डिवाइड बाय लेंथ इनिशियल, और ये वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। ये हमारी टेंसाइल स्ट्रेन होगी। तीसरा, इफ डेल्टा एल क्या होगा, नेगेटिव, किस केस में होगा, कि जब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ क्या होंगे, लेस देन जीरो। उस केस में जो भी स्ट्रेन जनरेट होगी क्या होगी हमारी, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन किससे दिखाएंगे, एप्सिलॉन सी, एप्सिलॉन सी डेल्टा एल डिवाइड बाय एल आई, और ये वैल्यू होगी नेगेटिव, ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो आई होप आपको टेंसाइल स्ट्रेन और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन समझ में आई कि क्या किया हमने टेंसाइल स्ट्रेन के केस में और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन के केस में। ये वैल्यू पॉजिटिव कब रहेगी, जब टेंसाइल फोर्स होगा। ये वैल्यू नेगेटिव कब रहेगी, जब कॉम्प्रेसिव फोर्स होगा। समझ में आ रही है बात, जब कॉम्प्रेसिव फोर्स होगा तो ये वैल्यू क्या रहेगी, ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी, जिसकी वजह से क्या जनरेट होगी, कॉम्प्रेसिव डिफॉर्मेशन। कॉम्प्रेसिव डिफॉर्मेशन क्या करेगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन को जनरेट करेगा। समझ में आ रही है बात। ये तो लेंथ के टर्म्स में है बच्चों, लेकिन अगर मैं जो अप्लाइड फोर्स है उसके टर्म में स्ट्रेन निकालना चाहूँ तब मुझे कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, जिसे कहते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर एक इंट्रोड्यूस होगा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है, और व्हाई वी हैव टू कैलकुलेट द इलास्टिक कांस्टेंट। ये चीज़ हमें समझनी है कि इलास्टिक कांस्टेंट को हमें क्यों कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम चाहते हैं स्ट्रेन को थ्योरेटिकली कैलकुलेट या थ्योरेटिकली डिफाइंड करना। थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली हम डिफाइंड नहीं कर सकते स्ट्रेन को, प्रैक्टिकली हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन हमें थ्योरेटिकली कैलकुलेट करनी है स्ट्रेन। क्यों, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली मेजर करने में आगे ना स्ट्रेन को, तो आप तो बहुत टाइम लग जाओगे, बार बार हमें स्ट्रेन रिजल्ट्स लगाने पड़ेंगे, स्ट्रेन गेजेस लगाने पड़ेंगे, ये बड़ा लेंदी मेथड हो जाएगा। तो हमें इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा मेथड बनाना है जिससे हम थ्योरेटिकली भी स्ट्रेन को फाइंड आउट कर सकें। उसके लिए हमें एक कांस्टेंट को फाइंड आउट करना पड़ता है जिसे कहते हैं इलास्टिक कांस्टेंट, जिसे क्या कहते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट। देखो इलास्टिक कांस्टेंट होता है हमारे पास चार तरीके के, पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इलास्टिक कांस्टेंट चार तरीके के, पर मैं यहाँ भी बात करूंगा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हेडिंग डालेंगे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है।
यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। इसको डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल ई से। ये है क्या? देखो ये आता है किससे? ये आता है टेंसाइल टेस्ट से। उसको समझो, टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट कहाँ किया जाता है? ऑन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन कैसे करते हैं? एक स्पेसीमैन बनाते हैं टेंसाइल टेस्ट के लिए, ठीक है? इस टाइप का एक स्पेसीमैन होता है आपके पास, ठीक है? ये कहलाता है स्पेसीमैन। स्पेसीमैन, ठीक? और यहां पर एक लेंथ होती है जिसको कहते हैं हम गेज लेंथ। ये कहलाती है गेज लेंथ। स्टैंडर्ड लेंथ होती है, कहीं 75 mm की लेते हैं, कहीं 90 mm की लेती है, स्टैंडर्ड होती है। ये गेज लेंथ कहलाती है, 75 mm होती है। क्या करते हैं हम इसमें? एक टेंसाइल फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। टेंसाइल फोर्स क्या होगा? यहाँ से ये खींचेगा, ये खींचने की वजह से क्या होगा? यहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ से ब्रेक करेगा। तो उस दौरान हमने क्या किया? देखो लोड ये है और लेंथ क्या है? डिफॉर्मेशन। तो हम बनाएंगे लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम। तो टेंसाइल टेस्ट में क्या होता है? लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम। लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम समझो बच्चों, समझना जरूरी है। वाई एक्सिस पे हम लेंगे लोड, ठीक है? और एक्स एक्सिस पे लेंगे हम डिफॉर्मेशन। ध्यान से समझेंगे। जब हम इसको खींचेंगे, यूटीएम में हो रहा है। यूटीएम में कैसे होगा? जैसे मान लो ये कि स्पेसीमैन है, मान लो ये कि स्पेसीमैन है, ऐसे पकड़ा, इसको ऐसे पकड़ा और खींचना शुरू किया। यूटीएम होती है वो, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन कहते हैं इसको, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम। जैसे जैसे हम इस पी की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिफॉर्मेशन होगा, बिल्कुल होगा। जैसे जैसे हम पी की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिफॉर्मेशन। एक पॉइंट मिल गया, फिर दूसरा पॉइंट मिला, फिर तीसरा पॉइंट मिला, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। इस टाइप से हमें पॉइंट मिलेगा। और जब हम इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक हमें कर्व मिलेगा जिसे कहेंगे लीनियर कर्व। कर्व स्ट्रेट भी हो सकता है बच्चों, ध्यान रखना। कब? जब उसकी स्लोप कांस्टेंट हो। टाइप्स ऑफ कर्व में हम पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये एक लाइन मिलेगी हमें, ये लाइन कहलाती है आपकी इलास्टिक लाइन, ठीक है? या इलास्टिक कर्व। ये लाइन है हमारी इलास्टिक कर्व। इलास्टिक कर्व। इसको इलास्टिक कर्व क्यों कहते हैं? इसको इलास्टिक कर्व इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि अगर इस पॉइंट तक मैं इस फोर्स की वैल्यू को ले जाऊं और फिर उस फोर्स को मैं रिमूव करा दूं तो ये अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो जिस पॉइंट तक फोर्स गया है उस पॉइंट तक जो डिफॉर्मेशन हुआ है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाता है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं इलास्टिक पॉइंट, और वो जो कर्व है उसको हम कहेंगे इलास्टिक कर्व। समझ में आई बात? तो डिफॉर्मेशन रिलेटेड टू इलास्टिक कर्व और इलास्टिक पॉइंट इज कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। समझ में आ रही बात? ठीक है? तो यहां पर जो डिफॉर्मेशन हुआ है, ये डिफॉर्मेशन, ये जो डेल्टा एल है, ये बेसिकली क्या है? ये है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है? इलास्टिक पॉइंट ये है हमारा। क्या है इलास्टिक? क्या है इलास्टिक पॉइंट? वो पॉइंट जिस पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू रिमूव करने के बाद मटेरियल या बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को दोबारा से पाले या अपनी ओरिजिनल शेप में दोबारा से आ जाए, तो उस पॉइंट को कहते हैं इलास्टिक पॉइंट। इस पॉइंट के बाद अगर आप फोर्स लगाते हो और फिर उस फोर्स को हटाओगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं करेगी, वो इलास्टोप्लास्टिक जोन में चली जाएगी। क्लियर हो रही है बात? तो आप ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पर इलास्टिक कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि हम सारी बात हमने इलास्टिक पॉइंट तक ही करनी है, इसलिए हमने कांस्टेंट का नाम दिया है इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है? कोई भी प्लास्टिक रीजन में कुछ नहीं होता स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, वो फिर प्रोडक्शन में होता है, रोलिंग में, फोर्जिंग में। पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इस पॉइंट के अंदर सीमित है। पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इस पॉइंट से बाहर की बात नहीं करते हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में।
सारा खेल यहीं तक का है। तो ये जो डिफॉर्मेशन है क्यों है यहीं तक का, ये भी मैं बताऊंगा। क्योंकि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बात आ रहा ना इलास्टिसिटी बार बार, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक पॉइंट तक कैलकुलेट कर सकते हो आप। और जितने भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के फॉर्मूले आज तक आपने पढ़े होंगे ना, सब में इलास्टिक कांस्टेंट ई है। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं ओनली अप टू द इलास्टिक लिमिट। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। हमको यही नहीं मालूम होता कि हम पढ़ क्या रहे हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन में बात करना है, ये प्लास्टिक या इलास्टोप्लास्टिक में बात करें, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो हमें लाइन मिल रही है, ये लाइन, इसकी एक स्लोप है बच्चों। स्लोप को हम क्या कहते हैं, एंगल। इसकी स्लोप होगी ना भाई, कोई भी कर्व है उसकी एक स्लोप होगी ना। ये स्लोप जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हमें समझना है, ध्यान से समझेंगे। देखो अब देखो ध्यान से समझेंगे। मान लो कोई आपके पास बॉडी है, अब इस बॉडी की लेंथ चेंज तो होगी नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किस पे, इनिशियल लेंथ पे हम करें ना, कि इलास्टिक पॉइंट क्या है जिस पे आप दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाओ। तो ओरिजिनल पोजीशन पे जब आओगे तो लेंथ इनिशियल गेन करोगे, और एरिया क्या इसका बदलेगा, इसमें एरिया नहीं बदलेगा। तो क्या होता है बच्चों, इस डायग्राम को हम कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे डायग्राम में, इस डायग्राम को हम कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे डायग्राम में। मेरी बात को समझना, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अब ठीक है, एक दूसरे डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं जिसे कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, अब क्यों होता है ऐसा ये भी मैं बता देता हूँ आपको, क्यों होगा ऐसा। देखो मैंने कहा कि लोड को एरिया से डिवाइड करो, लोड को एरिया से डिवाइड करो। क्या ये वैल्यू चेंज हो रही है, एरिया नहीं। क्या ये वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं। एरिया आपका चेंज नहीं हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। ये वैल्यू क्या है, ये चेंज नहीं हो रही है। तो जब ये चेंज नहीं हो रही है तो क्या P बाय ए की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा, उसके कर्व पे, उस कर्व पे कोई फर्क पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऊपर नीचे हो सकता है, वो लाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो लाइन की जो स्लोप होगी वो चेंज नहीं होगी। ऐसे ही जो हमने कहा कि डिफॉर्मेशन डेल्टा एल हम देख रहे थे, मैंने अगर इसको लेंथ से डिवाइड किया तो क्या ये रेशो में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि लेंथ भी हमारी चेंज नहीं हो रही है, ओरिजिनल लेंथ तो वही है ना, इनिशियल लेंथ तो भैया वही है। समझ में आ रही है बात। ये क्या वैल्यू है, ये है आपकी स्ट्रेन, ये क्या वैल्यू है, ये है आपकी स्ट्रेस। तो कर्व किस किस के बीच में बना, कर्व जो है वो किस किस के बीच में बना, कर्व बना हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। कर्व बना हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। समझ में आ गई बात। ये कौन सा डायग्राम है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम है। समझ में आ रही है बात। तो जो स्लोप ये है वही स्लोप ये भी फॉलो करेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड ऊपर नीचे हो सकता है, मैग्नीट्यूड कुछ और हो सकता है। तो मैं इस पॉइंट तक नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा यहां तक। ये तो ये जो थीटा है यहां भी सेम होगा। तो जो स्लोप लोड और डिफॉर्मेशन डायग्राम की होती है वही स्लोप होती है आपकी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की। स्लोप चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ भी इलास्टिक कांस्टेंट होगा, यहाँ भी इलास्टिक कांस्टेंट होगा। भैया ऐसा थोड़ी ना होगा कि एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए ई की वैल्यू कुछ और होगी इसमें और इसमें कुछ और होगी, नहीं हो सकता ऐसा। तो याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है आपका, दूसरे पेपर में लिखते हैं, ठीक है। ये भी हमारा वही होगा, ये इलास्टिक पॉइंट हो जाएगा, स्लोप। तो ये जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यंग मॉडुलस जिसको हमने कैपिटल ई से दिखाया, ये रेशो होता है बच्चों सिग्मा बाई एप्सिलॉन का, और ये हुक्स लॉ से आता है। अभी मैं हुक्स लॉ पे नहीं जा रहा हूँ। हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू दी प्रोपोर्शनल लिमिट, अप टू दी प्रोपोर्शनल लिमिट। जब मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ाऊंगा तब वहां पर बात करेंगे हुक्स लॉ की। अभी आप ये समझो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, रेशो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, है हुक्स लॉ ये, ठीक है। एक नोट करके पॉइंट क्या लिखनी है कि ई जो है वो क्या है, वो स्लोप है। ये क्वेश्चन आता है, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में रखेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। इलास्टिक पॉइंट क्लियर हो गया, दोनों कर्व क्लियर हो गए, ठीक है। कैसे लोड और डिफॉर्मेशन कर्व बना है हमारा,
कैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व बना है फ्रॉम लोड एंड डिफॉर्मेशन डायग्राम। अब बात करते हैं कि हम स्ट्रेन कैसे निकालें थ्योरेटिकली इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकल स्ट्रेन देखो कैसे निकालते हैं। स्ट्रेन थ्योरेटिकली, यानी कि हम आप थ्योरेटिकली का मतलब क्या होता है, फॉर्मूले से हम कैसे निकालें स्ट्रेन। देखो आपके पास एक बॉडी है, मैं क्यू फोर्स के टर्म्स में स्ट्रेन कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, मैं क्यू फोर्स के टर्म में स्ट्रेन कैलकुलेट करना चाह रहा हूं या डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा काम फोर्स और एरिया से ही हो जाए, बार बार लेंथ को ना निकालना पड़े मेजर करके। लेंथ आपको मेजर करनी पड़ जाएगी, समझो मेरी बात को, लेंथ आपको बार बार मेजर करनी पड़ जाएगी। इसीलिए आप उस चीज को बचने के लिए आप उन वैल्यूज पे बात करेंगे जो आपको गिवन है। बार बार लेंथ मेजर थोड़ी ना करेंगे हम तो गिवन वैल्यूज पे बात करेंगे। तो गिवन वैल्यूज मेरे पास दो हैं, एक तो मुझे फोर्स की वैल्यू पता है और एक क्रॉस सेक्शन एरिया मुझे पता है। ये दो ही तो वैल्यू पता है, तो बस मुझे इन दोनों के टर्म्स में चाहिए भैया, या मुझे इनिशियल लेंथ पता है। बस ये तीन ही खेल है, ये तीन ही खेल हैं। जो ये खेल को समझ लिया तो काम बन जाएगा। आप देखो स्ट्रेन को थ्योरेटिकली कैसे निकालें। मुझे पता है कि यंग मॉडुलस क्या है, यंग मॉडुलस ई क्या है, स्ट्रेन स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। बात को समझना, इस बात को बहुत अच्छे समझना कि यंग मॉडुलस क्या है, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। अच्छा, यंग मॉडुलस जो है ये क्या है, ये कांस्टेंट है। यंग मॉडुलस क्या है, कांस्टेंट है। ध्यान रखना पर्टिकुलर मटेरियल के लिए एक ही रहता है। ये क्या है, इसका मतलब ये जो है, ये जो वैल्यू है ये प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी जो है वो कभी चेंज नहीं होती, इसलिए फॉर पर्टिकुलर मटेरियल यंग मॉडुलस एक ही होगा। ठीक, आ जाओ इधर। ई जब बराबर है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, और मुझे मालूम है कि स्ट्रेस है हमारा फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन क्या है डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल, एल आई कर दो, दोनों वैल्यूज यहां पुट कर दो। तो ई इजिकल टू कितनी आ गई, ई इजिकल टू आया मेरा, स्ट्रेस कितनी है मेरा पी बाय ए और स्ट्रेन कितना है डेल्टा एल डिवाइड बाय एल आई। मुझे क्या चाहिए, मुझे डिफॉर्मेशन चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे डिफॉर्मेशन, मुझे डेल्टा एल आई चाहिए। तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से एरिया नीचे गया एल आई ऊपर गया, तो ये आ गया पी इंटू एल आई डिवाइड बाय पी इंटू एल आई डिवाइड बाय ए इंटू ई। अब ये खेल बड़ा मज़ेदार हो गया है, यहाँ से खेल बड़ा मज़ेदार हो गया क्योंकि यहाँ से मुझे सारी वैल्यूज़ मुझे पता है, यहाँ पे मुझे सारी वैल्यूज़ पता है। देखो मैंने क्यों इतना तामझाम किया है, इसको समझना है, इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों मैंने इतना तामझाम किया है, देखो मेरे पास P क्या है, नोन है, ये मुझे गिवन है। ठीक, एल आई भी मुझे गिवन है, एल आई भी गिवन है, E भी गिवन है क्योंकि वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, एरिया भी गिवन है। तो कितनी मज़ेदार चीज़ है कि आपको फाइनल लेंथ इसी फॉर्मूले से पता लग जाएगी, आपको मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी मज़ेदार बात क्या है, इसकी मज़ेदार बात यह है बच्चों कि आपको जो फाइनल लेंथ है, इसकी मज़ेदार बात यह है कि जो फाइनल लेंथ है आपको, हमने कहा कि डेल्टा एल आई इजगल टू, डेल्टा एल इजगल टू कितना है हमारा P इंटू एल आई डिवाइड बाई ए इंटू ई। अब ये सारी वैल्यूज गिवन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ फाइनल लेंथ डिवाइड माइनस इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू कितना है P इंटू एल आई डिवाइड बाई ए इंटू ई। ये मजा है इसका, ये मजा है इसका। मुझे अब फाइनल लेंथ को मेजर नहीं करना है, मुझे फाइनल लेंथ को मेजर नहीं करना है, मैं डायरेक्टली यहाँ से इसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, डायरेक्टली यहाँ से मैं इसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ से इसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने ये सारे फॉर्मूले बनाए हैं, इसीलिए मैंने ये सारे फॉर्मूले बनाए हैं। क्यों बनाए हैं ये फॉर्मूले मैंने, क्योंकि मैं यहाँ से इसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकता हूँ, मेज़र करना नहीं है हमें, मेज़र नहीं करना। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे क्यों हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, एक तो फॉर्मूला ये है कि फाइनल लेंथ यहाँ से निकल जाएगी,
एक फॉर्मूला ये है कि फाइनल लेंथ यहाँ से निकल जाएगी। दूसरा देखो, अब यहाँ पर नोट करके लिखेंगे जो फॉर्मूले आते हैं पेपर में सीधे, कि अगर हमें फाइनल लेंथ चाहिए, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इजकल टू होता है हमारा P इंटू एल आई डिवाइड बाई ए इंटू ई। एक फॉर्मूला तो हो गया हमारा ये। दूसरा फॉर्मूला देखो, दूसरा फॉर्मूला क्या है, मुझे पता है डेल्टा एल बाय एल आई इजकल टू क्या होगा हमारा P इंटू कितना था हमारा P बाय ए डिवाइड बाय ई। वही तो फॉर्मूला है। फॉर्मूला कौन सा लगाया है मैंने, फॉर्मूला वही लगाया मैंने कि E इजकल टू कितना है हमारा P बाय ए डिवाइड बाय डेल्टा एल बाय एल आई, यही तो लगाया था मैंने। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इधर ले गया और इसको इधर ले आया, एरिया नीचे आ गया। तो ये हो जाएगी वैल्यू डेल्टा एल डिवाइड बाय एल आई इज इक्वल टू पी डिवाइड बाय ए इंटू ई। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। ये क्या है, ये है हमारी स्ट्रेन। स्ट्रेन कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो क्या निकल के आ रही है थ्योरेटिकली। स्ट्रेन जो है ये किस क्या निकल के आ रही है थ्योरेटिकली। तो स्ट्रेन अगर फाइंड आउट करनी है थ्योरेटिकली तो सीधे फॉर्मूला लगाएंगे P डिवाइड बाय ए इंटू ई, P डिवाइड बाय ए इंटू ई। इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तीसरा देखो, तीसरा देखो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि डेल्टा एल डिवाइड बाय एल आई इजगल टू कितना है P इंटू ए इंटू ई। एल आई उधर पहुंचा दो तो चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ क्या होगा P इंटू एल आई डिवाइड बाय ए इंटू ई। और चेंज इन लेंथ क्या है, ये है आपका डिफॉर्मेशन। ये क्या है, डिफॉर्मेशन। तो अगर डिफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डिफॉर्मेशन देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। चलिए अब देखो, अब जो सार क्या है वो बता देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे मुझे। जब कभी भी देखो यहाँ पर नोट करके लिखेंगे, क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, क्या बातें ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी टेंसाइल फोर्स है या कॉम्प्रेसिव फोर्स है, ये P फोर्स लगा हुआ है, चेंज इन लेंथ कितनी दे रखी है एल आई, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A। तो ध्यान रखेंगे पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, 2 फॉर्मूले ध्यान रखेंगे। एक तो स्ट्रेस कैसे निकालेंगे हम, P डिवाइड बाय एरिया, फोर्स न्यूटन में, एरिया mm स्क्वायर में, स्ट्रेस डायरेक्टली कैलकुलेट होगी मेगा पास्कल में। इस बात को आप छाप के रखोगे दिमाग में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो दूसरा, दूसरा देखो, जो डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ इजकल टू क्या होगा P इंटू एल आई डिवाइड बाई ए इंटू ई, P इंटू एल आई डिवाइड बाई ए इंटू। ये 2 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अब अगर ये दोनों फॉर्मूले दिखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन इनकी डीपली स्टडी करो ना, देखो बहुत कुछ चीज़ें पता लगेगी आपको, बहुत कुछ चीज़ें क्या पता लगेंगे। देखो ये फॉर्मूले दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं हम बच्चों, जब मेरा फोर्स चेंज ना हो, जब मेरा यंग मॉडुलस चेंज ना हो। इसका मतलब हम सेम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, सेम मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूले कब यूज़ होंगे, देखो इन दोनों फॉर्मूले को कब यूज़ करेंगे, कब, व्हेन ई मेरा जो है सेम। ई सेम होने का मतलब क्या है, मटेरियल आपका चेंज नहीं होना चाहिए, मटेरियल विल बी सेम, मटेरियल चेंज नहीं होना चाहिए, मटेरियल जो है चेंज नहीं होना चाहिए, तब इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं हम। इसका एग्जांपल बताता हूँ, देखो ठीक है। डाउट कहाँ आते हैं, देखो मैंने कहा कि एक बॉडी मैंने ऐसी दे रखी है और कंपोजिट बना रखा है, और एक इसके साथ जोड़ दिया, ये एल्यूमिनियम है यहाँ पे और ये आपका माइल्ड स्टील है, ये एल्यूमिनियम है आपका, यहाँ पर माइल्ड स्टील है। तो क्या ये फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पे, डेल्टा एल इजिकल टू P इंटू एल आई डिवाइड बाई ए इंटू ई। अगर ये पूरी लेंथ कितनी है मेरी एल आई, तो क्या ये फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पे, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ई क्या है, सेम नहीं है, ई जो है वो सेम नहीं है। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ऐसे ही ध्यान से समझें, ये वाला पॉइंट समझें। देखो ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा, जब ए क्या होना चाहिए, सेम, ए क्या होना चाहिए, सेम, यानी कि क्या होना चाहिए, प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक का क्या मतलब होता है बच्चों, जिसका एरिया क्या होगा, कांस्टेंट, एरिया क्या होगा, कांस्टेंट, प्रिज्मेटिक। अब देखो अगर आपको किसी ने ये कहा, अगर आपको किसी ने ये कहा कि मेरे पास ये बॉडी है इस टाइप से, ठीक है, यहाँ मेरा एक फोर्स लगा हुआ है P, ठीक है, ये मेरी लेंथ है L1, ये मेरी लेंथ है L2, ठीक है,
तो क्या हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं? तो ये जो फॉर्मूला है हमारा सिग्मा इजगल टू पी बाय ए, यहाँ पर एरिया क्या है, एरिया डिफर हो गया है, एरिया डिफरेंट हो गया है, तो इस फॉर्मूले को यहाँ डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंबर इसे 1 मानेंगे, मेंबर 2 मानेंगे, दोनों में अलग अलग हम स्ट्रेस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस होगी वो होगी हमारी सिग्मा 1 दैट इज P1 बाय डिवाइड बाय A1, और यहाँ पर जो स्ट्रेस होगी दैट इज सिग्मा 2 P2 डिवाइड बाय A2। ठीक है, और मुझे क्लियरली दिख रहा है P1 बराबर P2 इजगल टू PU, ये जो है A2, ये कितना है A1, ये कितना है A1। ध्यान से समझेंगे, P1 बराबर P2 बराबर P है, यहाँ थोड़ी सी स्पीड मैंने बढ़ा दी है यहाँ पे, क्यों है, क्योंकि जब मैं कोई सेक्शन लेता हूँ यहाँ पे मुझे सिर्फ एक फोर्स दिखाई दे रहा है, वो दोनों मेंबर पे होगा, यहाँ भी, मेथड ऑफ सेक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, तो P1 बराबर P2 इजगल टू क्या होगा A, लेकिन क्या A1 बराबर A2 है, A1 बराबर A2 नहीं है, इसीलिए ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, हम अलग अलग यूज़ करेंगे। इसलिए हमने एक मेंबर ये बनाया इसके लिए अलग यूज़ किया, एक मेंबर ये बना इसके लिए अलग यूज़ किया, तब जाके हम दोनों की स्ट्रेस को निकाल लेंगे। समझ में आ रही है बात? आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कब हमें फॉर्मूला कब कहाँ यूज़ करना है। फॉर्मूले रटने से कुछ नहीं होता, पता होना चाहिए किस जगह पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। वो कब पता लगेगा, जब आपको कंसेप्ट अच्छे से पता होंगे। क्लियर है? तो ये हो गया हमारी कहानी टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन। ठीक है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, डिफॉर्मेशन। ठीक है, टाइम है क्या अभी? हो गया, चलो फिर बंद कर देते हैं।